हेलो एवरीवन, दिस इज शिवराज पाटीदार। वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। इस प्लेटफॉर्म पर हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज, जो आपके करंट में AE-JEE के एग्जाम्स होने वाले हैं उसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन प्रैक्टिस देख रहे हैं, जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट हमने कंसिडर किया है सॉलिड मैकेनिक्स, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसके हम 2 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं और उसमें अप्रॉक्स हम 50 क्वेश्चंस एनालिसिस कर चुके हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस हम आज के वीडियो में कंसिडर करेंगे। चलिए हम आगे हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होलो सिलेंड्रिकल से कॉलम दिया है आपको with both ends are hinged, जिसके क्या है both ends are hinged। तो ये हमने होलो सिलेंड्रिकल कॉलम कंडक्ट कर लिया है, कंसिडर कर लिया है, जिसमें इसके दोनों एंड क्या हैं, हिंज है। क्लियर है, ये कर दिए आपने। ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया समथिंग दिया है आपको 81.7 स्क्वायर सेंटीमीटर। आई दिया है आपको 1766 सेंटीमीटर टू दी पावर 4। लेंथ दिया है आपको 6 मीटर। इसका लेंथ कितना है, L। और जब हिंज बोथ एंड हिंज हो तो L इक्वल टू क्या होता है, L इफेक्टिव, मीन्स 6 मीटर ही आपका L इफेक्टिव होगा। सभी वैल्यू सेंटीमीटर में, इसलिए इसको भी मैं सेंटीमीटर में कंसिडर कर लूँगा। देन द यूलर्स क्रिटिकल लोड इन किलोग्राम इज, तो क्या होगा आपका यूलर्स क्रिटिकल लोड, तो ये होता है आपका पाई स्क्वायर EI अपॉन L स्क्वायर। L स्क्वायर तो आपका इतना ही है L के इक्वल। तो यहाँ से मैं इसको कैलकुलेट करूँगा अगर, तो पाई स्क्वायर E की वैल्यू आपको दिया है 0.8 इंटू 10 टू दी पावर 6, 0.8 इंटू 10 टू दी पावर 6 इंटू 1766 अपॉन L कितना दिया है आपको, सेंटीमीटर में है तो 600 स्क्वायर, 600 का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ से सॉल्व करके निकालूंगा तो जो B की वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी अप्रॉक्स 38,694 के आसपास आपकी वैल्यू आएगा। तो अब ऑप्शन में ये नहीं है, तो इसके आसपास कौन सा रिजल्ट है आपके पास, इसके आसपास जो रिजल्ट है मेरा वो है 38,700 किलोग्राम। तो ये मैं सही वाला वैल्यू कंसिडर कर लूँगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। देन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्ट्रेन एनर्जी पर पूछा गया है कि स्ट्रेन एनर्जी क्या पूछा है आपसे कि द स्ट्रेन एनर्जी इन अ मेंबर इज, मेंबर में क्या होती है, तो मेंबर में क्या होती है इसका अगर मैं डायरेक्टली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के रिस्पेक्ट में देखूं तो स्ट्रेन एनर्जी आपको क्या बताती है, एनर्जी स्टोर्ड विद इन इलास्टिक लिमिट या एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू, स्ट्रेन एनर्जी विद इन इलास्टिक लिमिट, तो वो तो आपका रिसाइलेंस कहलाता है। बट एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन या इंटरनल वर्क, मतलब आपने अगर इंटरनल फोर्स या कुछ अप्लाई किया है तो उसके कारण इंटरनल वर्क डेवलप होगा, आपने कुछ फोर्स डेवलप किया है तो कितना डिफॉर्मेशन ये स्टोर कर लेगा एज अ स्प्रिंग। जैसे स्प्रिंग को आपने प्रेस किया तो कितना वो स्प्रिंग डिफॉर्म हो जाती है, उसी एनर्जी को स्टोर करने को आप क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। तो यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है, इसका क्रॉस एरिया, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ सिग्मा इंटू एप्सिलॉन, ये होती है आपकी स्ट्रेन एनर्जी। क्लियर है, तो क्या होगा फिर, मीन्स ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन नंबर सी आपको दिया है कि एज अ फंक्शन ऑफ स्ट्रेन एज वेल एज स्ट्रेस, स्ट्रेन का भी फंक्शन है और ये आपका स्ट्रेस का भी फंक्शन है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 आइडेंटिकल कैंटिलीवर बीम, 2 आइडेंटिकल कैंटिलीवर बीम आपको फिगर में दिख रहे हैं जो एक दूसरे से किसी रोलर के थ्रू कनेक्टेड है। तो ये मैंने कैंटिलीवर बीम बना दिया और सेकंड कैंटिलीवर बीम आपका यहाँ पर है, इस रोलर से कनेक्टेड। अब उसने बोला है कि क्या सिचुएशन हो सकती है, तो इस डायग्राम अगर यहाँ पर लोड अप्लाई किया तो इस पर अगर मैंने लोड अप्लाई किया गाइस तो क्या होगा, ये डिफॉर्म होगा, तो ये बॉडी आपकी ऐसे डिफॉर्म हो जाएगी, कितना डिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर Δ1 कंसिडर कर लिया मान लो। और अगर इस बॉडी को मैंने डिफॉर्म किया तो ये कितना डेवलप करेगा, ये भी Δ2 कंसिडर कर लिया मैंने। अब अगर मैं इसका क्या देखूँ, स्लोप, तो इसका स्लोप कितना रहेगा, यहाँ पर मान लीजिए कि आपका ये θ2 है तो ये कितना रहेगा फिर θ1। तो यहाँ पर देखिए आपने लोड अप्लाई किया है तो दोनों डिफॉर्म जो डिफ्लेक्शन होगा, तो डिफ्लेक्शन तो इन दोनों का क्या होगा, Δ1 इक्वल टू Δ2 मीन्स डेल्टा, दोनों का बराबर होगा। बट जो θ1 है नॉट इक्वल टू θ2 बिकॉज अपोजिट साइन, ऐसा लिख दोगे आप, एक का नेगेटिव क्लॉकवाइज है और एक का एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या लिख देंगे आप, अपोजिट
नेचर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा कौन सा है, तो ऑप्शन आपको यही सही दिख रहा है कि इक्वल डिफ्लेक्शन बट नॉट इक्वल स्लोप से होगा इस डायग्राम का। अगर ऐसा इस वो वे में आपने क्या किया है, लोड अप्लाई किया है दोनों के कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट पर, तो आपका जो डिफ्लेक्शन होगा वो तो इक्वल होगा बट स्लोप आपका इक्वल नहीं होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्या थिन चैनल सेक्शन, एक चैनल सेक्शन है थिन आपका, इफ रिजल्टेंट शियर स्ट्रेस डज नॉट पास थ्रू द शियर सेंटर देन अकर, मतलब इसका जो रिजल्टेंट जो है आपका फोर्स का, वो फोर्स आपका शियर सेंटर के थ्रू पास नहीं हो रहा है, शियर सेंटर के थ्रू पास नहीं हो रहा है, तो देन क्या आकर होगा, तो बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग दोनों आकर होगी। फिर ये कंसेप्ट है आपका, अगर आपका फोर्स शियर सेंटर के थ्रू लाई करता है या शियर सेंटर के लाइन ऑफ एक्शंस के थ्रू एक्ट करता है, देन आपका ओनली बेंडिंग ट्विस्टिंग विल नॉट अकर, बट यहाँ पर फिर ट्विस्टिंग और बेंडिंग दोनों अकर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बेंडिंग विल अकर विद टॉर्शन। देन आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो भी एक स्टेटमेंट पर बेस्ड है, और किसके, इन्हीं शियर सेंटर और शियर थ्योरी पर। तो देखते हैं क्या पूछा है उन्होंने। फर्स्ट स्टेटमेंट पूछा है उन्होंने कि इफ अ बीम हैज 2 एक्सेस ऑफ सिमेट्री इवन देन शियर सेंटर डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड। अगर आपका, उसने बोला है कि अगर आपका दोनों एक्सिस में कोई सेक्शन ऐसा है कि जो दोनों एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है, तो दोनों एक्सिस में आपका सिमेट्रिक सेक्शन हुआ, तो इसका जो शियर सेंटर होगा वो क्या आपका सीजी से कोइंसाइड करेगा या नहीं करेगा, या सेंट्रोइड से कोइंसाइड करेगा या नहीं करेगा। तो गाइस जो आपका सीजी होता है वही आपका शियर सेंटर पॉइंट होता है जब दोनों एक्सिस आपके क्या हो, सिमेट्रिक हो। तो शियर सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड ही करते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर 1, मतलब सॉरी स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। देन अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट की बात करूं, क्या पूछा है कि फॉर अ सेक्शन हैविंग 1 एक्सिस ऑफ सिमेट्री द शियर सेंटर डज नॉट कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड बट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब उसने बोल दिया है कि अगर वो मेरा जो सेक्शन है नेक्स्ट वो ऐसा हो कि जो एक ही एक्सिस में सिमेट्रिक हो, क्या हो, एक ही एक्सिस में सिमेट्रिक हो, तो उसका जो शियर सेंटर होगा वो उसके सेंट्रोइड पर तो लाई नहीं करेगा, वो उसके सेंट्रोइड पर तो लाई नहीं करेगा, बट उसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में कहीं पर आ रहा होगा। तो गाइस ऐसा ही होता है आपका, यही किसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आता है बट वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करते। मतलब सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल आपका ट्रू है। देन आपका थर्ड स्टेटमेंट है कि इफ अ लोड पास थ्रू द, क्या लिखा है, इफ अ लोड passes थ्रू द शियर सेंटर देन देयर विल बी ओनली बेंडिंग इन द क्रॉस सेक्शन एंड नॉट ट्विस्टिंग। ये वाला सेक्शन है। अगर आपका क्या हो रहा है कि शियर सेंटर आपका सेंट्रोइड से पास हो रहा है, सॉरी लोड आपका हाँ मतलब वही सेंट्रोइड या फिर लोड आपका अगर शियर सेंटर के थ्रू पास हो रहा है तो आपका सिर्फ क्या होगा, ओनली बेंडिंग विल अकर। जैसे इस केस में भी बोल दें अगर, तो इसी के रिस्पेक्ट में अगर आपका लोड अकर हो रहा है तो यहाँ पर फिर ओनली बेंडिंग विल अकर। अगर आपने कुछ यहाँ से इंक्लाइंड या ऐसा फोर्स अप्लाई कर दिया देन आपका क्या होगा, ट्विस्टिंग डेवलप हो जाएगी, बट इसके रिस्पेक्ट में किया है आपका तो यहाँ पर सिर्फ आपका बेंडिंग डेवलप होगा। मीन्स स्टेटमेंट नंबर 3 इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 2 and 3 आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डेप्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन इज रिड्यूस्ड टू हाफ। आपने क्या कर दिया है कि एक आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन है, उसकी जो डेप्थ है बी तो कांस्टेंट रखा, बट जो उसका डेप्थ है उसको आपने हाफ कर दिया। तो ये हाफ कर दिया आपने, रिड्यूस टू हाफ, तो ये बी रहा और ये आपका d/2 बन गया। देन स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बीम सेक्शन विल बी। तो अगर इसकी स्ट्रेन एनर्जी में U1 कंसिडर कर लो और इसकी U2 कंसिडर कर लो, तो U1 कितना होगा, U1 इज इक्वल टू, बीम की बात कर रहे हो, क्या है आपका यह बीम सेक्शन। तो बीम सेक्शन के लिए क्या होगा, स्ट्रेन एनर्जी m² L/2 टाइम्स ऑफ EI, m² L/2 टाइम्स ऑफ EI। तो अब क्या करूं फिर आगे में इसमें, तो यहां पर आपका किसके ऊपर, देखिए L कांस्टेंट है क्योंकि L आपको कुछ बोला नहीं है, M भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि लोड के बारे में सिर्फ उसने बोला है कि मैंने D की बजाय d/2 कर दिया है। तो ये I चेंज होगा आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि I क्या होता है आपका BD³/12। क्लियर है। तो आप क्या कर सकते हो,
U2 अपॉन U1, क्योंकि आपसे क्या बोल दिया है कि जो सेकंड वाली स्ट्रेन एनर्जी है वो कितना टाइम्स होगी इसका, तो U2 कितना हो जाएगा आपका, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, U1 इज इक्वल टू 1 अपॉन I1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन I2 1 अपॉन I1, तो मीन्स क्या हो जाएगा ये I1 अपॉन I2। तो अगर मैं BD क्यूब की बात करूँ तो ये तो टर्म्स कांस्टेंट है, तो सिर्फ वेरिएबल क्या है D क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका D क्यूब अपॉन 12, तो ये भी कांस्टेंट है तो क्रॉस ही होना है, तो सिर्फ वेरिएबल है आपका D, तो सेकंड क्या हो जाएगा आपका इसके लिए D/2 का होल क्यूब, D/2 का होल क्यूब, तो देन D/क्यूब से D क्यूब कैंसल, तो ये क्या बना आपका सिर्फ 8। तो जो नेक्स्ट फाइनली आपका जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो क्या बता रहा होगा आपको कि जो U2 निकल कर आएगा वो 8 टाइम्स ऑफ U1, मतलब जो आपकी स्ट्रेन एनर्जी या डिफॉर्मेशन स्टोर होगा इस बॉडी में, इसके रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 8 गुना ज़्यादा स्टोर होगा 8 टाइम्स, मीन्स कोई आंसर नंबर आपका डी सही है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही है। देन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि द लॉस ऑफ स्ट्रेस विद द टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन इज कॉल्ड, तो उसको क्या पढ़ता हूं, स्ट्रेस में लॉस होना, लॉस इन स्ट्रेस, ये कहलाता है आपका रिलैक्सेशन, और डिफॉर्मेशन ड्यू टू सस्टेन्ड लोडिंग, मतलब एक समय तक अगर आपकी लोडिंग लगी रहे तो उसके कारण जो डेवलप होता है उसको मैं पढ़ता हूँ क्रीप स्ट्रेन या क्रीप, सिर्फ क्रीप पढ़ते हो या फिर क्रीप, मतलब समय के साथ में जो आपका डिफॉर्मेशन ड्यू टू सर्टेन लोडिंग विद टाइम, तो इसको पढ़ेंगे आप क्रीप। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका रिलैक्सेशन की, क्योंकि लॉस ऑफ स्ट्रेस पूछा है आपसे, तो क्या कहलाएगा रिलैक्सेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज सेम एज, मतलब जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट होती है वो किसके रिस्पेक्ट में होती है, तो जैसे अगर मैं आपने देखा हो ई, जैसे स्टील का लिखते हो आप, तो ई स्टील का कितना लिखते हो आप 200 × 10⁻³ मेगापास्कल, मेगापास्कल मतलब न्यूटन पर mm²। यह यूनिट किसकी होती है आपकी स्ट्रेस की, और किसकी होती हैं प्रेशर की, और अगर आपसे पूछ लिया जाए किसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की, और किसकी होती है बल्क मॉडुलस, इन सभी की सेम होती हैं आपकी, तो इन सभी की क्या होती हैं आपकी सेम होती हैं, और किसके रिस्पेक्ट में ई के जैसी ही होती हैं। तो आप बता सकते हो कि ई की यूनिट आपकी इनके जैसी ही होती है। कहाँ दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी जो बता रहा है वो बता रहा है कि स्ट्रेस, प्रेशर और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की यूनिट सेम होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो क्या गिवन है आपको कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये आपको गिवन है। तो उसने आपसे पूछा है कि फाइंड आउट करके बताइए कि पॉइजन रेशियो उस मटेरियल का क्या होगा। तो वी नो दैट, क्या जानते हैं हम कि E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ G इंटू 1 प्लस म्यू। अगर E की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे तो कितना आएगा 2G इक्वल टू 2G इंटू 1 प्लस म्यू। तो यहाँ से म्यू की वैल्यू कितना निकलेगा 1 प्लस म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू 0, तो मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है सेल्फ वेट के रिगार्डिंग, जो किसका ट्रेंगुलर बार का। तो ट्रेंगुलर बार है जिसका सेल्फ वेट आपका कितना लग रहा है W मान लिया आपने। If each dimension of a triangular bar is tripled, then elongation due to self weight will be how much times initial value। इनिशियल वैल्यू मान लीजिए कि आप कितना है Δ1, और जो कितना होता है गामा स्क्वायर L अपॉन 6 टाइम्स ऑफ E, 6 टाइम्स ऑफ E, गामा L स्क्वायर अपॉन 6 टाइम्स ऑफ E। अब अगर इसकी डायमेंशन में क्या कर दूं, ट्रिपल कर दूं, मीन्स L इक्वल टू अगर आपने 3L कर दिया, क्योंकि ईच डायमेंशन बोल दिया है तो इसका क्रॉस सेक्शन भी ट्रिपल होगा और इसकी जो लेंथ है वो भी आपकी ट्रिपल कर दिया। यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपका लेंथ है, तो यहाँ पर आपने अगर Δ2 निकालें तो Δ2 कितना हो जाएगा आपका गामा L स्क्वायर। तो L की बजाय आपको कितना लिखना है यहाँ पर 3 टाइम्स ऑफ L
होल स्क्वायर अपॉन 6 टाइम्स ऑफ ई। तो डेल्टा 2 कितना हुआ आपका, गामा एल स्क्वायर अपॉन 6e इंटू 9। मीन्स इसको आप लिख सकते हैं डेल्टा 2 इज इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ डेल्टा 1। क्लियर है? तो आंसर कौन सा रहेगा आपका, सामने दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 9 टाइम्स हो जाएगा आपका डिफॉर्मेशन इनिशियल से, इनिशियल वैल्यू से कितना, 9 टाइम्स है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्ट्रेन्ड बॉडी 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट आर डिनोटेड बाय सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। यहाँ पर जो सिग्मा 1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मेजर, क्योंकि उसने रिलेशंस भी दिया है कि सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 एंड ग्रेटर देन सिग्मा 3। मीन सिग्मा 3 क्या हुआ यहाँ पर आपका, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। देन आगे क्या बोला है आपसे कि सिग्मा नॉट डिनोटेड यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सिग्मा नॉट से। देन क्या पूछा है आपसे, देन अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या रिलेशन डेवलप होगा, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशंस डेवलप हो रहा होगा। तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी है वो क्या बोलती है कि जो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो लेस देन होना चाहिए आपका यील्ड स्ट्रेस के हाफ से, मतलब हाफ ऑफ यील्ड स्ट्रेस के लेस देन इक्वल होना चाहिए आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस उस बॉडी का। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस में कैसे निकालता हूं, मेजर माइनस माइनर का एवरेज या हाफ। तो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 अपॉन 2 लेस देन इक्वल टू एफ वाई कितना है, सिग्मा नॉट अपॉन 2। मीन्स यहाँ से वैल्यू जो निकल कर आएगी आपकी वो क्या बनेगी, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 इज लेस देन इक्वल टू सिग्मा नॉट। तो देख सकते हो आप कि ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। देन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ मेंबर इज गिवन बाय, मतलब उसका फार्मूला पूछा है डायरेक्टली। तो ये तो फार्मूला हम शायद पहले भी देख चुके हैं, फिर भी एक तरीके से यहाँ पर देख लेंगे आप स्ट्रेन एनर्जी। तो किस फॉर्म में होगी आपकी, अगर इसका डायग्राम बनाया आपने तो ये आपका स्ट्रेन और ये रिप्रेजेंट करता है सिग्मा या स्ट्रेस। तो स्ट्रेन एनर्जी होती है हाफ ऑफ सिग्मा इंटू, सिग्मा मीन्स स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शन, वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शन। या दूसरे फॉर्म में पूछें तो आप क्या बताएंगे कि U इज इक्वल टू 1/2 इंटू पी स्क्वायर एल अपॉन ए ई, पी स्क्वायर एल अपॉन ए, ये दोनों फार्मूले होते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अब ये 1/2 0.5 बन जाएगा। तो 0.5 इंटू सिग्मा मीन्स स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम ऑफ क्रॉस सेक्शन। मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि मॉडुलस ऑफ टफनेस इन द एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू, कहाँ तक का मैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में पॉइंट तक का एरिया जो लेता हूँ उसको क्या, मतलब मॉडुलस ऑफ टफनेस कहाँ तक का एरिया लेता हूँ, सॉरी हाँ क्या लिखा है, मॉडुलस ऑफ टफनेस इज द एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम अप टू, कहाँ तक के एरिया को मैं मॉडुलस ऑफ टफनेस पढ़ता हूँ। तो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी विद इन इलास्टिक लिमिट, कहाँ तक गाइज, विद इन इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, या इसी को मैं क्या पढ़ता हूं जनरली रेजिलेंस। तो इस पॉइंट जैसे अगर इसको आप क्या पढ़ें बी पॉइंट को, और ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट, तो बी पॉइंट तक जैसे इलास्टिक लिमिट है, तो यहां तक की जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है उसको मैं पढ़ता हूं रेजिलियंस। क्या पढ़ते हैं आप, रेजिलियंस। ये होता है आपका फ्रैक्चर पॉइंट, या इसी को मैं रप्चर पॉइंट भी पढ़ता हूं, रप्चर पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट या फेल्योर पॉइंट। तो इस पॉइंट तक की जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है, इस पॉइंट तक की जो एनर्जी स्टोर होती है उसको आप पढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ टफनेस, मॉडुलस ऑफ टफनेस। जैसे इसको क्या पढ़ा आपने, मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस विद इन इलास्टिक लिमिट, और अगर आपका रप्चर पॉइंट तक की जो स्ट्रेन एनर्जी आपने स्टोर किया है उसको पढ़ते हैं आप क्या, मॉडुलस ऑफ टफनेस।
तो क्या बोल देंगे, मॉडुलस ऑफ टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्जॉर्ब एनर्जी इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अप टू रप्चर पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। देन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आपके एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं और आ भी सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि फॉर द शाफ्ट हैविंग स्क्वायर क्रॉस सेक्शन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर्स एट अ पॉइंट। अच्छा क्वेश्चन है। एक आपका जो शाफ्ट बना हुआ है वो किससे बना हुआ है गाइज, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन से। उसका क्रॉस सेक्शन उसने सर्कुलर न बनाते हुए स्क्वायर बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर बना देते हैं। अब इस स्क्वायर सेक्शन में उसने बोल दिया है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस किस पॉइंट पर लाई कर रहा होगा। तो जब मैंने इस पर टॉर्क अप्लाई किया है तो इसका ये सेंटर पॉइंट, सेंटर पर तो क्या होगा, मिनिमम होगा। तो कहां पर मैक्सिमम होगा, तो अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन देखूं, आप कहां पर जाएं, टी अपॉन जे, टॉर्सनल थ्योरी, टी अपॉन जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन आर। तो ये टाउ इक्वल टू कितना हुआ, टी अपॉन जे इंटू आर। तो टी अपॉन जे मतलब किसी बॉडी पर लग रहा है, क्रॉस सेक्शन से में ये दोनों तो क्या है, कांस्टेंट हो गए। अब ये वेरिएबल क्या है आपका, आर, और आर क्या होता है आपका, रेडियस ऑफ गायरेशन, या फिर आपका उस सेंटर पॉइंट से कहाँ तक ये पॉइंट जा रहा है। क्लियर है। तो मैक्सिमम होगा जितना, उतना ज़्यादा ये अभी मैक्सिमम होगा। तो आर जितना मैक्सिमम, एक दूसरे से लाई करेंगे, अगर ये इंक्रीज होगा तो ये भी। तो अगर आप यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करें, उसकी रेडियस बनाएं, तो ये रहेगा आर। इसकी जगह पर मैं सर्कल से रेडियस ड्रॉ करूंगा तो कहां पर आएगा, जहाँ। तो जितनी जितनी इस आर रेडियस ने उसको क्या कर दिया है, इस क्रॉस सेक्शंस के एजेस को टच किया है, वहां वहां पर आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस लाई करेगा। तो क्या लिखेंगे आप, ऑप्शन नंबर जैसे ए ही सही है आपका, कि ऑन द एज ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज क्लोजेस्ट टू द सेंटर एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। इस सेंटर एक्सिस से जो ज्यादा नजदीक है उस एज के, सॉरी एजेस जो ज्यादा नजदीक है, कौन कौन सा पॉइंट, यही आपके ज्यादा नजदीक है। ये वाला जो पोर्शन बच गया है आपका, ये उससे दूर हो गया, तो यहां पर शियर स्ट्रेस थोड़े से कम होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अ सर्टेन पॉइंट इन अ स्ट्रक्चरल मेंबर there are perpendicular stresses 80 Newton per mm square and 20 Newton per mm square. Both are tensile nature. What is the equivalent stress according to the maximum principal strain theory? Maximum principal strain theory इसी को मैं सेंट विनांट थ्योरी पढ़ता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होगा या फिर इक्विवेलेंट स्ट्रेस क्या होगा, तो देखते हैं। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी या फिर आपका कौन सा, सेंट विनांट थ्योरी क्या बोलता है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन इज लेस देन इक्वल टू यील्ड स्ट्रेस अपॉन ई, या इक्विवेलेंट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस भी बोल सकते हो, और इसको आप यहाँ पर इक्विवेलेंट स्ट्रेस पूछा है आपसे, इसको इक्विवेलेंट स्ट्रेस में कंसिडर कर लेंगे। तो इक्विवेलेंट स्ट्रेस अपॉन ई। अब आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल स्ट्रेन। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल स्ट्रेन है वो कैसे निकालो, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेसेस दिया हुआ है। तो स्ट्रेसेस कितने हैं आपके, 80 और 20, ओके 80 और 20। तो इनको अगर मैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कंसिडर कर लूँ, सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू अपॉन, सॉरी म्यू इंटू सिग्मा 2 अपॉन ई लेस देन इक्वल एफ इक्विवेलेंट अपॉन ई। और म्यू की वैल्यू कितना है आपका मटेरियल के लिए गिवन, 0.25, कितना गिवन है 0.25, ओके। तो ये हुआ कितना 80 माइनस 0.25 इंटू 20, 1 अपॉन ई और 1 अपॉन ई क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका इक्विवेलेंट जो आपका स्ट्रेसेस निकलेगा वो आप इजीली बता सकते हैं कितना निकल कर आएगा। तो कितना निकल कर आएगा आंसर आपका, तो आंसर जो निकल कर आएगा इक्विवेलेंट का वो आएगा अप्रॉक्स 75 मेगापास्कल और न्यूटन पर mm स्क्वायर। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी सही हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। तो देन मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या बनता है यहाँ पर, अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ कांस्टेंट विड्थ एंड वेरिएबल डेप्थ। एक आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी विड्थ है जो क्रॉस सेक्शन की वो तो कांस्टेंट है, बट उसकी डेप्थ जो है वो आपका वेरिएबल है। एंड यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ सब्जेक्टेड टू अ सेंट्रल
कंसंट्रेटेड लोड, और बीम का नेचर कैसा है, उसमें सेंट्रल कंसंट्रेटेड लोड अप्लाई हो रहा है। तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, और यहां पर आपने बोल दिया कि उसकी क्या हो रही है, डेप्थ वेरिएबल है। तो मान लीजिए कि आपका ये डेप्थ वेरिएबल है, इस टाइप से ये डेप्थ वेरिएबल है, और यहां पर एक सपोर्ट आपका यह है और एक सपोर्ट पॉइंट आपका है। इसमें सेंट्रल में आपके क्या लग रहा है, पॉइंट लोड P लग रहा है। इसका जो D दिया है उसने मान लिया ये वेरिएबल कितना है, dx, कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। तो ये x के रिस्पेक्ट में क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कैसे डिपेंड कर रहा होगा, ये आपको डिपेंडेंसी बताना है। तो क्या लिखा है कि द डेप्थ ऑफ बीम dx एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन ऑफ द सपोर्ट्स इज प्रोपोर्शनल टू। ये किसके प्रोपोर्शनल, कैसे क्या हो रहा होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका मोमेंट निकाल लूँगा कैसे आ रहा होगा, मोमेंट के लिए पहले मुझे क्या चाहिए, रिएक्शन। तो अगर आप रिएक्शंस निकालें, क्या लग रहा है आपका, ये सेंटर पॉइंट पर मतलब L/2, और ये भी आपका L/2 पर लग रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो आपके रिएक्शंस आना है वो कितना आएगा, P/2, और यहाँ पर भी आपका P/2 निकल कर आएगा। तो अब अगर मैं यहाँ पर निकाल के स्ट्रेंथ निकालना है आपको, कौन सी, बेंडिंग स्ट्रेंथ के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है वो आपका। तो यहाँ पर अगर आप मोमेंट देखें कहाँ पर, इस पॉइंट पर, तो मोमेंट एट x, मोमेंट इस पॉइंट को आप x कंसिडर कर लीजिए। तो मोमेंट एट x कितना निकल कर आएगा, P/2 इंटू एक्स। तो P/2 इंटू एक्स कंसिडर कर लिया। दूसरा मेरे पास क्या फार्मूला है, फ्रॉम बेंडिंग थ्योरी। तो बेंडिंग थ्योरी से मैं पढ़ता हूँ M/I इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। M/I इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई। तब अगर I की वैल्यू निकालें आप, तो यहाँ पर I कितना निकलेगा, BD³/12, और Y कितना रहेगा, D/2 कांस्टेंट। तो ये कितना बन जाएगा आपका, M/BD²/6 इज इक्वल टू सिग्मा। है क्लियर है, क्योंकि ये 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा और एक D से आपका एक D कैंसिल होना है। तो ओवरऑल कितना बचा यहाँ पर, M इज इक्वल टू सिग्मा इंटू BD²/6। तो इस M की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो इससे वेरिएबल आपका जो निकल कर आना है वो कांस्टेंट टर्म्स आप बता सकते हैं। M की वैल्यू कितना रख दिया आपने, सिग्मा इंटू BD²/6 इज इक्वल टू P/2 इंटू एक्स। तो इसमें वेरिएबल क्या है आपका, आपने बोल दिया कि स्ट्रेंथ भी सेम है, लोडिंग भी सेम है आपका, तो ये P सेम है, सिग्मा सेम है, और इसकी विड्थ भी कांस्टेंट है, तो B भी आपका कांस्टेंट है। वेरिएबल क्या है आपका, सिर्फ D और X। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं dx इज स्क्वायर, अगर यहाँ पे इसको मैं कैसे कंसिडर कर लूँ, dx। तो dx² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो आपसे पूछा है कि जो dx है वो किस पे, x के केस में रिस्पेक्ट में, x के केस में किस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इसकी हाफ पावर के, x⁻²। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, x⁻1/2। क्लियर है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, बट कंसेप्चुअल था और बिल्कुल एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एक रिक्त स्थान दिया गया है, ब्लैंक स्पेस, और उसके कंडीशंस में आपको पूछा गया है कि ब्लैंक स्पेस दिया है जैसे कि एट एनी सेक्शन इन अ गिवन बीम इज इक्वल टू डैश डैश एट करस्पॉन्डिंग सेक्शन इन कंजुगेट बीम। मतलब वो बोल रहा है कि जो आपका गिवन बीम होता है उसमें कंजुगेट बीम में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो सभी को दो वैल्यू दिया गया है आपको कि स्लोप है और शियर फोर्स, तो आपको पता ही होगा, ये देख लें, रियल बीम और यहाँ पर कंजुगेट बीम, मेथड तो पढ़ी है। तो कंजुगेट बीम में जो होता है आपका, अगर मुझे क्या निकालना है, थीटा निकालना है। थीटा में जिसको मैं स्लोप पढ़ता हूँ, तो मैं यहाँ पर कंजुगेट बीम में उसके रिस्पेक्ट में क्या निकाल लूँगा, शियर फोर्स। तो वो शियर फोर्स मुझे क्या देगा, वो शियर फोर्स मुझे स्लोप देगा। अगर मुझे क्या चाहिए, डिफ्लेक्शन चाहिए, मीन्स डेल्टा चाहिए, डिफ्लेक्शन, तो ये क्या देगा आपको, कंजुगेट बीम में बेंडिंग मोमेंट। तो आप समझ गए होंगे क्या कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। अब जैसे कि आप अगर कौन सा डी ऑप्शन देखें, डी में क्या दिखा है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। मतलब रियल बीम में जो स्लोप होगा वो कंजुगेट बीम में क्या डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बिल्कुल नहीं।
ऑप्शन नंबर ए देखें अगर आप, तो वहां पर दिख रहा है आपको कि स्लोप जो होगा आपका रियल बीम में वो कंजुगेट बीम में शियर फोर्स के रिस्पेक्ट होगा या बराबर होगा। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि क्या पूछा है, सॉरी हाँ, इन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द कैरी ओवर फैक्टर इज इक्वल टू, तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मेथड जो है आपका MDM, उसमें कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है? तो कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है आपका? हाफ ऑफ अदर साइड मोमेंट। तो क्या होगा आपका, जैसे ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है आपको, 1/2 ऑफ इट्स करेस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट एंड हैज सेम साइन, मतलब जो से मोमेंट आपका सामने वाले का रहेगा वही नेचर रहेगा उस साइड का। जैसे अगर मैं इस साइड की अगर बात करें आप, तो अगर यहाँ से मोमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो यहाँ पर अगर मोमेंट ए मारा है तो यहाँ पर आपका कैरी ओवर फैक्टर होकर कितना आएगा? m/2। यही बोला है आपने कि उससे सामने वाले का हाफ होगा। और दूसरा आपने जो बोला है वो क्या बोलता है कि इसका साइन एंड नेचर सेम रहेगा, मतलब ये क्लॉकवाइज है तो ये भी आपका क्लॉकवाइज नेचर का रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंपली सपोर्टेड बीम दिया है आपको और इसका आपको डिफ्लेक्शन दिया है। कितना दिया है? सिंपली सपोर्टेड बीम है जो UDL पर 10 mm का डिफ्लेक्शन डेवलप कर रहा है। तो ये रहा आपका सिंपली सपोर्टेड बीम। इसमें मान लीजिए आपने UDL कोई W लगा रखा था, तो इस पर जो डिफ्लेक्शन डेवलप हुआ वो कितना होता है आपका? तो ये डिफ्लेक्शन आपका डेल्टा जो होता है, डिफ्लेक्शन डेल्टा इज इक्वल टू सिंपली सपोर्टेड बीम। ओके, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कितना होता है? 5/384 WL4/EI, और इसकी वैल्यू दिया है उसने 10 mm। दूसरा उसने बोल दिया है कि अगर इसको मैंने क्या कर दिया है कि इसके दोनों एंड को फिक्स्ड कर दिया है, तो कर दीजिए आप। इसके दोनों एंड्स को मैंने फिक्स्ड कर दिया और लोडिंग मैंने सेम रखा, तो ये कर दिया आपने। तो इस केस में जो आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा ये बता दीजिए। तो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगा फिक्स्ड बीम में वो कितना होता है? 1/5 ऑफ डेल्टा इन SSB। क्लियर है? या फिर यही होता है 1/5 हट जाएगा यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 1/5 मीन्स डेल्टा SSB कितना है आपको गिवन? 10, तो मीन्स कितना हो जाएगा ये? 2 mm। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं कि कौन सा आपका सही हो रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका 2 mm और ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है वो क्या है? अकॉर्डिंग टू मोहर्स सर्कल द शियर स्ट्रेस इज मैक्सिमम व्हेन। तो मोहर सर्कल में आपका डबल एंगल रिप्रेजेंट होता है, ये सभी को पता है। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका वर्टिकल रेडियस रिप्रेजेंट करती है जिसका एंगल कितना होता है? थीटा। तो जनरली ये एंगल कितना होगा? 45 डिग्री, बट मोहर सर्कल में वो डबल एंगल रिप्रेजेंट करता है। क्या होता है? सॉरी, डबल एंगल इन मोहर सर्कल। तो यहाँ पर आप करेंगे कि डबल एंगल रिप्रेजेंट होता है, इसलिए आपका थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा, ना कि 90 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ये ध्यान रखिएगा, वर्टिकल एक्सिस में आपका टाउ मैक्सिमम रिप्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एनी पॉइंट इन अ स्ट्रेच्ड बॉडी the principal planes can be located by identifying a set of orthogonal planes. Then plane passes through the point and having shear stress on its। ये मोहर सर्कल है आपका। इस मोहर सर्कल में उसने बोल दिया है कि प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जिस पॉइंट से पास हो रहे होंगे ये हैं आपके मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और ये हैं आपके माइनर और मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो यहाँ पर वर्टिकल रेडियस आपको रिप्रेजेंट करती है या फिर वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेसेस, और हॉरिजॉन्टल एब्सिस रिप्रेजेंट करता है आपको नॉर्मल स्ट्रेसेस। तो जब आप माइनर या मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की बात कर रहे होंगे तब आपकी रेडियस के रिस्पेक्ट में वर्टिकल कितनी रही होगी? 0। मीन्स शियर स्ट्रेस कितने रहेंगे उस टाइम पर? 0 रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ अ कॉलम इज 0 व्हेन इट्स लेंथ। क्या बोल रहा है आपसे कि अगर स्लेंडरनेस रेशियो जो लेमड़ा है आपका वो 0 कब होगा? तो 0 कब होगा? जब आपका क्या हो कि पूरा कॉलम आपका क्या हो, कोई सा भी कॉलम वो पूरी तरीके से क्या हो,
फुली सपोर्टेड हो, ये वॉल से या किसी आपने इंटरनल सपोर्ट से उसको फिक्स्ड कर रखा है, तो क्या होगा आंसर आपका, मतलब उसकी लेंथ इनफाइनाइट हो, तो क्या लिख देंगे आप, ए सपोर्टेड ऑन ऑल साइड्स थ्रू आउट इट्स लेंथ। अगर चारों तरफ से वो क्या हो, उसकी लेंथ के रिस्पेक्ट में फिक्स्ड हो या सपोर्टेड हो, देन आपका लैम्बडा क्या होगा, 0 होगा, देन आपका लैम्बडा 0 होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर अ कॉलम इज, कौन सा होता है, ट्यूबुलर सेक्शन, ट्यूबिकल जो सेक्शन होता है आपका ट्यूबुलर, तो ट्यूबुलर सेक्शन आपका मोस्ट इकोनॉमिकल होता है। तो मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन फॉर अ कॉलम इज ट्यूबुलर, क्योंकि आपकी आउटर एक्सिस पर ही स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, इंटरनल क्रॉस सेक्शन या कोर एरिया आपका जो इंटरनल एरिया है आपका वो इतना इफेक्टिव नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेस डेवलप्ड इन सिलेंड्रिकल बार सब्जेक्टेड टू प्योर टॉर्शन, जब आपका सिलेंड्रिकल बार है और वो प्योर टेंशन स्ट्रेस डेवलप्ड इन सिलेंड्रिकल बार्स सब्जेक्टेड टू प्योर टॉर्शन, तो प्योर टॉर्शन के केस में आपका किसी सिलेंड्रिकल बार पर क्या डेवलप होते हैं, सिर्फ शियर स्ट्रेसेस, क्या डेवलप होते हैं, प्योर शियर स्ट्रेस में, सॉरी प्योर टॉर्शन केस में ओनली शियर स्ट्रेस डेवलप होते हैं, ना नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होते हैं और ना ही कोई बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, प्योरली शियर स्ट्रेस। और उन्हीं शियर स्ट्रेस को मैं क्या पढ़ता हूँ इस केस में, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। क्लियर है? तो यहाँ पर ये आपके नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं। अगर वीडियोस आपको हेल्पफुल लगता है, एक इन्फॉर्मेटिव लगता है, अपने एग्जाम्स के रिगार्डिंग आपको इम्प्रूवमेंट पर प्रोवाइड कर रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स टू एवरीवन।